साथियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपने अपनी रिवीज़न की प्रक्रिया को बिल्कुल जारी रखा होगा। इसके पहले कि मैं आज आपकी क्लास की शुरुआत करूं, पहले सभी छात्र एवं छात्राएं क्लास में उपस्थित हों, जल्दी से उपस्थित हों, अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठें। हमेशा मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमेशा कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, आप उन्हें नोट कर सकें कॉपी में एज वेल अपने दिमाग में। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार आप कहाँ पे चूक रहे हैं, आपका सिलेक्शन किन कारणों से नहीं हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है अब हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आज की टेस्ट सीरीज में मैं बहुत सारे सेलेक्टेड हमेशा की तरह प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और चुनिंदा प्रश्नों को कॉपी में नोट करिए। देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जल्दबाजी किए बगैर ध्यान से पढ़िएगा। मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है। आप देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अरविंदो हैं, कृष्ण कुमार मित्रा हैं, मोतीलाल घोष हैं और सतीश चंद्र मुखर्जी हैं। दे पाएंगे जवाब आप? ध्यान दीजिएगा, हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा गया है और कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे और मैं आपको जवाब देता हूं। सही जवाब है इसमें कृष्ण कुमार मित्रा। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्लास में बहुत सारे छात्र पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लगातार पार्टिसिपेट करिए। क्यों? क्योंकि इससे अगर आप कहीं पर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो भविष्य में होने वाली गलती सुधर जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्रा। ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम, तो जवाब है कृष्ण कुमार मित्रा। अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका प्रागैतिहासिक काल से है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग मध्य प्रस्तर युग को प्रतिरूपित करता है या प्रतिनिधित्व करता है? मध्य प्रस्तर युग, इसका मतलब क्या हुआ? मध्य प्रस्तर युग मतलब मध्य पाषाण काल। तो इसमें चार ऑप्शन है: मत्स्य पालन, आखेट, खाद्य पदार्थों का उत्पादन और पशुपालन। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब सभी छात्रों और छात्राएं सही दे पाएंगे। चार ऑप्शन और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसमें सही जवाब है पशुपालन। इस बात को आप याद रखिएगा। बेसिकली जो एक नई व्यवस्था है मानव सभ्यताओं के विकास की परंपरा में, तो आप ऐसे कह सकते हैं केवल आखेट यानी मनुष्य शिकार पे निर्भर करता था। तो पूरा पाषाण काल शिकार पे निर्भर करता है, यानी कि यहां पर केवल उपभोक्ता है वो, और शिकार कर लेता है। जो भी जंगली फल कंदमूल मिलते हैं उन्हें खा लेता है, बस केवल इतना। इस प्रक्रिया में जब मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुओं को पालना सीखा। मध्य पाषाण काल, ध्यान रखिएगा, कुछ बड़ी बातें हैं यहां पर। यहां से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत होती है और आपसे यह भी पूछा गया है कि ये बताइए कि वो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो वो है आदमगढ़, एक स्थल मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में, और दूसरा बागोर है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं राजस्थान में है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल में और आदमगढ़, और दूसरा स्थल है बागोर। पहले यह बात क्लियर करिए। यहां पर एक बात और है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर मनुष्य केवल उपभोक्ता है। यहां पर मध्य पाषाण काल में आके मनुष्य खाद्य संग्राहक भी हो गया।
यानी उसको इतना सा बोध हो गया कि आज के बचे हुए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनको कल के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि आखेटक भी है, पशुपालक भी है और खाद्य संग्राहक भी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मत्स्य पालन कभी भी नहीं हुआ किसी भी काल में, प्रागैतिहासिक काल में मत्स्य पालन कभी भी नहीं हुआ। ये बात क्लियर है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन आपको ध्यान देना चाहिए, ये नवपाषाण काल की बात है। नवपाषाण काल, आपको पता ही है बाकी चीजें। यहां पर वो उत्पादक भी हो गया, इसका मतलब यह है कि उत्पादक फसलों का उत्पादन कर रहा है, खाद्य संग्राहक ऑलरेडी है ही, आखेटक ऑलरेडी है ही। यानी पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं और नई परंपरा में वो नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक हो गया। बहुत सारी बातें हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3 आप देखिए और कंपैरेटिवली आप ध्यान से पढ़िएगा। वैदिक सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बीच विभेद का एक प्रमुख बिंदु निर्दिष्ट करें। विभेद, इन दोनों में अंतर जो परिभाषित करता हो एक विकल्प, यज्ञ और हवन की परंपरा, आप मुझे बताइए। दूसरा, सिक्कों की अनुपलब्धता, मंदिरों की अनुपलब्धता, लिपि का प्रचलन, मुझे बताइएगा। आई थिंक इसमें कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है क्या? गलत मत करिएगा। और इसमें सही जवाब है, जो अंतर है प्रमुख वो है लिपि का प्रचलन। सही जवाब है इसमें लिपि का प्रचलन। ध्यान देने की जरूरत है। हड़प्पा वासियों की एक लिपि है, लेकिन वैदिक आर्यों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। आप ध्यान रखिएगा, मेरे शब्दों पर ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में हमारे पास लिपि की अनुपलब्धता है, लिपि की अनुपलब्धता है। पहले इसको देखिए, बहुत से छात्रों ने अगर इस विकल्प को चुन दिया है हड़बड़ी में तो गलत हो जाएगा। यज्ञ और हवन की परंपरा, तो वैदिक काल में तो यज्ञ हो ही रहे थे, तो क्या हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में भी यज्ञ और हवन की परंपरा के कुछ साक्ष्य हैं? तो बिल्कुल हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, लोथल और कालीबंगा से हमारे पास हवन कुंड मिले हैं। यज्ञ वेदियां, अग्निवेदियां, जो भी आप कह लीजिए, अग्निवेदियां भी ऐसे कह के आया है, मिले ही हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि ये संकल्पना कहीं ना कहीं पे दोनों सभ्यताओं में हमें थोड़ी सी कॉमन दिखती है कि वहां भी है, यहां भी है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर, जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। सिक्कों की अनुपलब्धता दोनों जगह नहीं है, दोनों में नहीं है। सिक्के वहां भी नहीं है, सिक्के यहां भी नहीं है। अब एक बड़ी बात है, जो हड़प्पा सभ्यता में मुद्राओं की बात है, मुहरों की बात है, उनका तात्पर्य सील्स, मुहरों के रूप में, जो अपने उत्पाद की गुणवत्ता और उनकी पहचान बताने के लिए प्रयुक्त हुई हैं, वो किसी भी दशा में सिक्के नहीं हैं। तो सिक्के वैदिक काल में भी नहीं है और हड़प्पा में भी नहीं है। ऑल ऑफ यू नो, प्राचीन भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं और वो हमारे पास पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकट होते हैं। इसके पहले हमारे पास सिक्कों के प्रचलन का साक्ष्य नहीं है, दोनों में नहीं है। मंदिरों की अनुपलब्धता, और आपको पता है दोनों में नहीं है। मंदिर ना तो वैदिक काल में है और मंदिर ना तो वैदिक काल के अलावा हड़प्पा सभ्यता में भी मंदिरों के साक्ष्य हमें नहीं मिलते। मंदिरों के प्राचीनतम साक्ष्य हमारे पास गुप्त काल में मिलते हैं और भारत का प्राचीनतम मंदिर जो गुप्त काल में है, सांची का मंदिर, मंदिर संख्या 17,
हमारे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने उसे भारत का पहला मंदिर माना है, यद्यपि कि अभी उसमें वो मंदिर कला के संपूर्ण लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो आई थिंक आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिएगा, यही केवल एक बात है जो वहां पर नहीं है, वैदिक काल में नहीं है लिपि, लेकिन हड़प्पा में है। तो ये अंतर है, वैदिक काल में नहीं है और हड़प्पा में है। लिपि से परिचित हैं हड़प्पा वासी। कितने छात्रों का ये प्रश्न गलत हो गया मुझे ये बताइए। धैर्य से बैठा करिए, जल्दबाजी मत किया करिए। हम लोग लगभग 12-15 प्रश्न डिस्कस करते हैं और उन 12 से 15 प्रश्नों में हम लोग 65 से 70 प्रश्न, कभी कभी 80 प्रश्न भी डिस्कस करते हैं। और अगर आप इसमें शुरुआत में ही गलत करना शुरू करते हैं हड़बड़ी में, तो प्रॉब्लम होगी। मैंने आपसे हमेशा कहा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका अध्ययन तो बहुत विस्तृत और प्रगाढ़ है, लेकिन आखिरकार पीजीटी में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ये बताइए। आप जेआरएफ हैं, आपने नेट कई बार क्वालिफाई कर लिया, पीजीटी में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, टीजीटी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, आखिरकार कारण क्या है? तो कारण मैं आपको बता सकता हूं, सफलता आपकी केवल 2 बातों पर निर्भर करती है। सफलता केवल आपकी 2 बातों पर निर्भर करती है। जो करना है उस पर दृढ़ रहिए, यानी आपका परसिस्टेंस। जो करना है उस पर दृढ़ रहिए और जो नहीं करना है उसका दृढ़ता पूर्वक प्रतिरोध करिए। मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं, 2 मिनट आप पहले इसको समझिए। ध्यान दें, सफलता केवल आपकी 2 बातों पर निर्भर करती है। दृढ़ता, आप किसी काम को जो करना चाहते हैं उसके लिए कितने दृढ़ हैं, कितना आपका डिटर्मिनेशन है। और जो नहीं करना है उसके लिए आप कितना दृढ़ता से प्रतिरोध करते हैं। और नहीं करना है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अध्ययन में हमेशा, मैंने देखा है, गाइडों का प्रयोग करते हैं और पहले ही राउंड में जैसे ही आपने गाइडों का प्रयोग किया वैसे ही आप सफलता की सीढ़ियों से उतरना शुरू हो जाते हैं, दूर जाना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास प्रतिदिन कम से कम न्यूनतम 10 से 12 प्रश्न तो आते ही हैं। सर इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जैसे ही मैं किताबों के सोर्स पूछता हूँ तो आप बताते हैं सर यहाँ पे यहाँ पे। और मेरी दृष्टि में वो किताबें नहीं हैं, मेरी दृष्टि में वो केवल बाजारू गाइडें हैं जिससे अधिकांश छात्र पीड़ित हैं। किसी भी छात्र के पास ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है जो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो रेजिस्टेंस की जरूरत है वो स्तरहीन गाइडों का प्रतिरोध करें, स्तरहीन गाइडों के अध्ययन से बचें। अब एक बात है, यहां पर मैं कहता हूं, इसको बहुत क्लियर कट मैंने लिख दिया है, स्तरहीन गाइडों के अध्ययन से बचें। एक बड़ी बात। दूसरा यह कि आप पढ़ाई बहुत तनाव लेके कर रहे हैं, पढ़ाई तनाव लेके कर रहे हैं मतलब स्ट्रेस में पढ़ाई कर रहे हैं, बोले वर्क हार्ड। अगर इसी को हम ये कहें कि वर्क स्मार्टली एंड लविंगली, अपने काम को स्मार्ट ढंग से, साइंटिफिक ढंग से और लविंगली उसको एंजॉय करते हुए करिए। जैसे ही कोई चीज हार्ड हो जाती है, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, तो आपने पहले ही उसको हार्ड बना दिया। मैं कहता हूं उसको, पढ़ाई को एंजॉय करिए, स्ट्रेस लेकर मत पढ़िए। मैं आपको बताता हूं, हमेशा ये कहते हैं बहुत मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा, स्टडी इन राइट डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अगर केवल मेहनत करने से सफलता मिलती तो आप ध्यान रखिएगा गधे जंगल के राजा होते। ध्यान रखिएगा, गधा केवल मेहनत करता है, तो हम लोगों को गधों की तरह मेहनत नहीं करनी है, हम लोगों को स्मार्टली मेहनत करनी है। मैं आपको बताता हूं कैसे।
वर्क स्मार्टली कैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका जो गोल है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। अब क्या विशिष्ट का मतलब, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सर पीजीटी की कर रहे हैं, आप सर टीजीटी भी कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी भर दिया है, सर पीसीएस की परीक्षा भी देनी है। तो जब आप खुद ही डिसाइडेड नहीं है कि आपको आखिरकार करना क्या है, यानी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और पीजीटी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशानी है। परेशानी तो कहीं ना कहीं पर है, कहीं ना कहीं पर आपके पास स्पेसिफिकनेस, विशिष्टता की कमी है। क्यों? क्योंकि आपका जो फोकस है ना वो कई जगह है, कई जगह है। और अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की और जेआरएफ और नेट की अप्रोच को पीजीटी में अप्लाई कर दिया तो निश्चित है कि वहां पर कुछ प्रश्न गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा ध्यान दीजिएगा, मेजरेबल। आपका जो भी टारगेट है, आपकी जो भी पढ़ाई है वो मेजरेबल होनी चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और कब तक पढ़ना है। आपकी पढ़ाई में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं। परीक्षा आ जाएगी तो आप बहुत तेजी से पढ़ना शुरू करते हैं, परीक्षा की तिथियां थोड़ी डिले हो गई तो आपने धीरे पढ़ना शुरू कर दिया, फिर पढ़ाई बंद कर दी, फिर लापरवाही शुरू कर दी। और मैं चाहता हूं कि कम से कम आपकी जो पढ़ाई का जो ग्राफ है वो ऐसा ना हो, कम से कम ऐसा हो, फिर ऐसा हो कि अगर ठीक है कभी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम जिस पढ़ाई पर हम बने हुए हैं उस पर बने रहें। और इसमें एक सबसे बड़ी जो कमी है आपकी, आप ध्यान रखिएगा, वो है आपका रिवीजन। रिवीजन नहीं करते हैं, बोलते हैं सर भूल रहा है। भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं, और लगातार भूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं किया है। फिर ध्यान दीजिएगा, अचीवेबल, जिसको पाया जा सके, रियलिस्टिक, जो वास्तविक हो, और टाइम बाउंड। आप इसे कब पाना चाहते हैं, कब तक पाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को कब तक मुकम्मल करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, ये सारी चीजें जरूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना होने के बावजूद आपका अपने लक्ष्य और अपने टारगेट के प्रति आपका अप्रोच क्या है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और तब आऊंगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और फिर आपके प्रश्नों पर आता हूं। केवल 1 मिनट और ध्यान से सुनिए। एक पहाड़ी थी, मान लीजिए ये पहाड़ी है, यहां पर कुछ लोगों का घर था। तो नीचे यहां पे शाम का समय था और हुआ ये कि एक छोटी सी बच्ची, 10-12 साल की बच्ची, अपने एक 5 साल के भाई को अपनी पीठ पर बिठा करके और इस पहाड़ी पर चढ़ रही थी क्योंकि उसको घर जाना था। और यहीं पर एक बाबा जी मिले, एक साधु बाबा मिले। वो भी अपनी दिन भर की कमाई को, एक गठरी उनकी पीठ पर थी और वो ले करके वो भी चढ़ रहे थे, और दोनों का घर यहीं पर है, ये मान लीजिए आप। अब बाबा जी ने देखा कि उस छोटी सी बालिका के पीठ पर उसका 5 साल का भाई है, तो उन्होंने कहा, बिटिया तुम्हारे कंधे पर, तुम्हारी पीठ पर तो मुझसे भी ज्यादा बोझ है। उस छोटी सी बच्ची ने जवाब दिया, बाबा जी बोझ नहीं है, मेरा भाई है। आप ध्यान दीजिए, अप्रोच काउंट्स। आपका अप्रोच क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। उस बाबा को अपनी दिन भर की कमाई बोझ दिखाई पड़ रही थी, और उस छोटी सी बच्ची को वो जो इतना बोझ था वो उसका भाई था। उस बोझ के साथ उसका लगाव है, वो ले करके और बहुत आसानी से यहाँ पर चढ़ जाएगी अपने भाई को। और बाबा जी हो सकता है 3-4 बार उनको आराम करना पड़े, हाँफना पड़े, थकान हो। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप काम से नहीं थकते हैं, काम को बोझ समझने से थकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है पढ़ाई में। तो सबसे बड़ी बात है व्हाट, आप क्या चाहते हैं, व्हेन, आप कब तक चाहते हैं, और सबसे जरूरी बात है कि आप किसी लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं, आप किसी लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हैं, और फिर अंतिम बात है कैसे हासिल करना चाहते हैं, हाउ।
फिलहाल हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। मैं कुछ चर्चा करूंगा और विशेष प्रश्नों पर, लेकिन यह ध्यान रखिए कि पढ़ाई को बोझ समझ के मत करिए, पढ़ाई को बोझ समझ के मत करिए। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और ये कह रहा है कि वैदिक काल में, प्रश्न को पहले ध्यान से देख लीजिएगा, विकल्प अगले पृष्ठ पर हैं। वैदिक काल में चारागाहों की देखभाल करने वाले अधिकारी निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? शायद इसमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो चारागाह को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अधिकारी के रूप में हैं। विविताध्यक्ष हैं, वाज्रपति हैं, और पालागल हैं, और गोवीकर्तन हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे और जवाब दे सकते हैं इसमें। तो जो वैदिक काल के जो चारागाह अधिकारी हैं वो हैं इसमें वाज्रपति और गोवीकर्तन। ठीक है, तो तदनुसार आपके पास दिए गए विकल्पों में सही जवाब आएगा दूसरा और चौथा, वो हम लोग विकल्प में देख लेंगे। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के चारागाह अधिकारी को वाज्रपति कहा गया, ये ऋग्वैदिक काल में है। ठीक है ना, ये ऋग्वैदिक काल का चारागाह अधिकारी है। वैदिक काल में पूरा कंप्लीट वैदिक काल शामिल है। और ये कह रहा है गोवीकर्तन, तो गोवीकर्तन उत्तर वैदिक काल का है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए ये विविताध्यक्ष भी चारागाह अधिकारी है, लेकिन इसका संबंध है मौर्य काल से। क्लियर हो रही है बात? मौर्य काल से विविताध्यक्ष का संबंध मौर्य काल से है। क्लियर हो रही हैं बातें? वैदिक काल के दो चारागाह अधिकारी हैं, वाज्रपति और गोवीकर्तन। और ये ध्यान रखिएगा, पालागल है, पालागल को दूत या विदूषक कहा गया है। ठीक है ना, ये वैदिक काल का ही अधिकारी है, एक रत्निनों में एक है। तो फिलहाल आइए हम लोग विकल्प को देखते हैं, और विकल्प आपने यहां पर देख लिया है 2 और 4। तो विकल्प देखते हैं, विकल्प आपके सामने है और तदनुसार सही विकल्प होगा बी, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल से अगला प्रश्न है, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था, यह मत किसने प्रतिपादित किया? मोर राजकीय चिन्ह, ध्यान दीजिए। 4 ऑप्शन है, स्पूनर, ग्रुनवेडल, स्मिथ और मैक्रेंडल। तो जवाब दे पाएंगे और बिल्कुल रिप्लाई करिए, सभी लोग रिप्लाई कर दिया करिए, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सही जवाब है इसमें ग्रुनवेडल। ठीक है, इन्होंने बताया कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर था, ये मत प्रतिपादन किया, इस मत का प्रतिपादन किया ग्रुनवेडल ने। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में मोरों का चित्रांकन हुआ है। बहुत आराम से पढ़िए, पूरा समय आप बैठे क्लास में, एक जैसे आप बाध्यतावश अपनी ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में मोरों का चित्रांकन हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मोरों का चित्रांकन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ग्रुनवेडल साहब ये कहते हैं कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर है। ये बात क्लियर हो गई। आपको यहां पर एक बात और बताते हैं, स्पूनर महोदय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और ये मौर्यों को पारसीक बता देते हैं, पारसी घोषित करते हैं। ये प्रश्न भी आया है, ठीक है ना, पारसी घोषित करते हैं, मौर्यों को पारसी घोषित करते हैं। ये एक बड़ी बात है, कई प्रश्न मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रहा है? बताइए मुझे। एक शब्द यहां पे आया है मैक्रेंडल, इन्होंने मैगस्थनीज की इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंग्रेजी अनुवाद। नोट कर रहे हैं आप लोग कि नहीं, पहले मुझे ये बताइए। मैक्रिंडल ने किया। ये बात भी क्लियर हो रही है। और गुप्तों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ है, ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं जो गुप्त काल के राजकीय शासनादेश होते थे वो गरुड़ मंदक, गरुड़ वाली मुहर से अंकित होते थे। क्लियर? दो तीन बातें कहिए तो और बता दें। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आपको पता है बाघ है। पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या है? मुझे बता दिया करिए भाई, आप लोग रिप्लाई भी करिए। बहुत से लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। तो पांड्यों का राजकीय चिन्ह है मछली, ये भी ध्यान रखिए। चेरों का राजकीय चिन्ह क्या है? तो चेरों का राजकीय चिन्ह है धनुष। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे, मैंने कई चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी हैं। और आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। और कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा एक शासक जैन धर्म का संरक्षक था? पुलकेशिन द्वितीय, पल्लव शासक, महेंद्र वर्मन प्रथम, मिहिरकुल या फिर अमोघवर्ष? बहुत अच्छे से सोच और समझ के जवाब दीजिएगा। 4 ऑप्शन है, बड़े करीबी जवाब हो सकते हैं। जैन धर्म का संरक्षक पूछ रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, बताइए मुझे। और इसमें सही जवाब है अमोघवर्ष। ठीक है ना, इसमें सही जवाब है अमोघवर्ष, जैन धर्म का संरक्षक है। और मिहिरकुल आपको ध्यान रखना चाहिए शैव धर्म का अनुयायी है, शैव धर्म का अनुयायी था मिहिरकुल, हूण शासक मिहिरकुल, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बड़ी बात यह है कि अमोघवर्ष के लिए क्या डिटेल और हमें जाननी चाहिए, मैं बताता हूं। तो इस जानकारी को ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आपने, कुछ छात्रों ने गलती से पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को चुन लिया था, तो यह ध्यान रखिएगा पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम पहले तो जैन था, लेकिन बाद में उसने अपर के प्रभाव में आकर के शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। इसमें गलती हो सकती है, बहुत से लोग जल्दबाजी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को चुन सकते हैं और ये गलत हो जाएगा, वो शैव धर्म का फॉलोअर हो जाएगा। ठीक है, अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये डाउट आई थिंक क्लियर हो रहा है और हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ जाते हैं। इस प्रश्न को देखिए, आर्किटेक्चर से है। अंडहर्मिका छत्री निम्नलिखित में से किस वास्तुकला के अंग हैं? बौद्ध स्तूप हैं या फिर प्रागैतिहासिक शैलकृत गुफाएं हैं, द्रविड़ मंदिर हैं या इंडो इस्लामिक वास्तुशैली है? अंडहर्मिका और छत्री, अंडहर्मिका और छत्री का संबंध कहां से है? रिप्लाई करिए और रिप्लाई आना चाहिए सभी का। और मैं बता रहा हूं, इसमें सही जवाब है बौद्ध स्तूप। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। आइए मैं आपको जल्दी से स्तूप के कुछ मुख्य स्थापत्य अंगों के बारे में बता देता हूं, ये बहुत जरूरी है। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। वो जगह जहां पे भगवान बुद्ध के या उनके प्रमुख शिष्यों के अस्थि अवशेषों को रख के एक छोटा सा चबूतरा बनाया जाता है, उसे मेदी कहा जाता है। ठीक है ना, जहां पर उनके भस्मावशेषों को थोड़ा सा रखा गया है और उसके ऊपर एक उल्टे कटोरे जैसी ठोस संरचना बनाई जाती है जिसे अंड कहा गया है। ठीक है, अंड के ऊपर हर्मिका होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वो कह रहा है कि सर्वाधिक पवित्र भाग है,
इसे देव सदन भी कहा गया है और भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष या फिर उनके प्रमुख शिष्यों के अस्थि अवशेष यहाँ पर सुरक्षित रहते हैं। और इसके ऊपर जो आप ये 3 शाखाएं देख रहे हैं, दंड देख रहे हैं, 3 लकड़ी की संरचनाएं हो सकती हैं, धातु की हो सकती हैं, इन्हें यष्टि कहा गया है। और यष्टि के ऊपर जो ये छतरी जैसा मॉडल है, इसे छत्र कहा जाता है। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा गया है कि ये बताइए स्तूप संरचना के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो स्तूप संरचना के मुख्य अंग हैं, पहला मेधि, फिर अंड, फिर हर्मिका, फिर यष्टि और फाइनली छत्र। मैंने यहां पे लिख दिया है मेधि, अंड, हर्मिका, यष्टि और छत्र। ये मूल स्तूप स्थापत्य संरचना के मुख्य अंग हैं। बाकी बहुत सारे अंग हैं, उसको अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी चूंकि बहुत सारी चीजें हमें आपको डिस्कस करनी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग इसके बाद अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न को देखिए और जल्दी से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय? मुझे जवाब चाहिए, जल्दी से, तुरंत जवाब चाहिए। और देखिए, अगर आपने जल्दबाजी में कृष्ण प्रथम को चुन दिया है तो जवाब गलत हो जाएगा और यहां पर सही जवाब है नरसिंह वर्मन द्वितीय। और एक बड़ी मतलब जल्दबाजी और दिमाग का कैसा आप प्रयोग कर रहे हैं। कहीं अगर आपने जल्दी से कृष्ण प्रथम को चुन दिया है तो ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रकूट शासक है, ये राष्ट्रकूट शासक है, ना कि पल्लव शासक। अच्छा ठीक है, हमें केवल कैलाशनाथ मंदिर याद रहता है तो कोई बात नहीं, इसने एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। गलती हुई है क्या भाई? मुझे बताइए, मैं ये देखना चाह रहा हूं कितने लोगों के प्रश्न ये वाले गलत जवाब आए हैं। मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिए, कितने लोगों ने गलत किया है? ये गलती नहीं होनी चाहिए। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम, ठीक है। लेकिन ये देखिए 2 विकल्प हैं। पहला तो यहां पे एक कांची का पूछ रहा है और फिर यहां पे स्पष्ट तौर पे दूसरा क्लू पॉइंट है किस पल्लव शासक ने। तो कृष्ण प्रथम को आपने केवल यहां पे फोकस किया, कैलाशनाथ मंदिर। तो ध्यान रखिएगा 2 कैलाशनाथ मंदिर हैं, एलोरा का राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम और कांची का पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं? ओके। दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ ये प्रश्न देखिए, मैच करना है बदायूनी, इसामी, मुल्ला दाऊद और कुतुबन, चंदायन, फुतूस, सलातीन, मृगावती और मुंतखब उत तवारीख। तो बदायूनी के लिए क्या चुनेंगे आप, मुझे बताइए। 4 पुस्तकों में मैंने कहा है एरो मत लगाइएगा और यहां पर आएगा पहला मुंतखब उत तवारीख है, बदायूनी साहब की पुस्तक। अकबर के आलोचक भी हैं, अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची तैयार करता है। क्लियर हो रही है बात? आगे देखिए, इसामी की पुस्तक है फुतूस सलातीन, बिल्कुल ठीक है। मुल्ला दाऊद की पुस्तक है चंदायन और कुतुबन की पुस्तक है मृगावती। आपके पास ऑप्शन है 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 1 और 3 विकल्प देख लीजिए। विकल्प आपके सामने हैं और तदनुसार डी वाला विकल्प सही है। 4, 2, 1 और 3। अगले प्रश्न पर नजर डालें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बहुत करीबी प्रश्न है, गलत आया तो गड़बड़ हो सकती है। पढ़िए पहले, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना विजयनगर साम्राज्य के विवरण से संबंधित नहीं है?
एक पुस्तक जो विजयनगर साम्राज्य का विवरण नहीं देती है। चार ऑप्शन है, आमुक्तमाल्यद, मनुचरितम, प्रबोध चंद्रोदय और किताबुल रहला। जवाब दे सकते हैं। दो विकल्प मैं एलिमिनेट कर दूं, ए और बी, तो सी और डी में जवाब दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। सही जवाब है आपके पास कौन सा? और वो है प्रबोध चंद्रोदय। यह पुस्तक कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। यह पुस्तक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित नहीं है और ये प्रश्न वेरी 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 वेरी, जितने भी बार आप वेरी वेरी लिख लें, इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं ना? गलती होती है। मुझे बताइए, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? प्रबोध चंद्रोदय के रचनाकार कौन हैं? तो सही जवाब है कृष्ण मिश्र। गलत मत करिए भाई, ये प्रश्न इतनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। नेट, यूजीसी, हायर कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, यूपीएससी कई बार आ चुका है। तो देखिए, कृष्ण मिश्र ने इसकी रचना की। किसके दरबार में थे? तो आपको पता है, चंदेल शासक। नाम बताइए मुझे। बहुत आप लोग ढीले ढाले मन से पढ़ रहे हैं, यह ठीक नहीं है। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन प्रथम। बोरिंग हो गया है लेक्चर, मुझे लग रहा है। और तब यह शिकायत आएगी, सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? पढ़ते बहुत हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? फिलहाल अब मुझे बताइए, इस पुस्तक का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तो फारसी अनुवाद है गुलजार ए हाल। किसने किया? मुंशी बनवारी दास। किसके काल में किया? शाहजहां। अगर ये प्रश्न आपने गलत किया तो निश्चित है सिलेक्शन नहीं होगा। आप कहेंगे, अरे सर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं, इतनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है जिसकी गिनती नहीं है। पिछले 20 वर्षों में अलग अलग परीक्षाओं को मिला दूं तो 30 बार पूछा गया होगा। आप कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं होता, क्यों? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आखिर सफलता क्यों नहीं मिल रही है? इन 3 मेरे ब्रह्मास्त्र सूत्रों को याद रखिए। आखिरकार सफलता क्यों नहीं मिल रही है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, रिपीट करते हैं गलतियों को। क्योंकि आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं और परीक्षा भवन में आते हुए प्रश्नों को अति आत्मविश्वास में गलत करते हैं। सही कह रहा हूं? आप इसे अपने अनुभव से ट्राई करिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, प्रतिदिन रिवीजन नहीं करते, केवल पढ़ते हैं। और पढ़ते भी हैं, केवल उसको मैं कहता हूं रीडिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं। यह गलत बात है। लर्न भी होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट ओनली रीडिंग। रिवीजन नहीं करते और उससे भी ज्यादा आपकी पढ़ाई में निरंतरता का अभाव है। बस केवल 3 सूत्र मैंने आपको दिए हैं। अगर ये नहीं है, अगर ये कारण आप हटा दें
तो आपकी सफलता आसानी से सुनिश्चित हो सकती है। ये 3 कारण आप खुद गौर करके देखिएगा, आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं पर बाधक हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न अंत में भारत में जो सोने चांदी का दलदल है दफन हो जाता है। यह कथन किस यात्री का है? निकोलाओ मनुची, फ्रांसिस वर्नियर, एथेनियस निकितिन या फिर कैप्टन हॉकिंस? जवाब दें। और जवाब में कंफ्यूजन है, मैं बता रहा हूं, सही जवाब है फ्रांसिस वर्नियर। अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न में जल्दबाजी में लगाया है कैप्टन हॉकिंस को, और यह जवाब गलत है। कैप्टन हॉकिंस क्या लिखते हैं? लिखते हैं भारत में चांदी आती ही आती है, भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्टेटमेंट है कैप्टन हॉकिंस का, ध्यान रखिएगा। भारत में चांदी आती ही आती है, जाती कभी नहीं। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक भाग में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में जो सोने और चांदी का दलदल है यहीं पे आके दफन हो जाता है। ये स्टेटमेंट है फ्रांसिस वर्नियर का। मैं आगे बढ़ूं, आपसे पूछना चाहता हूं फ्रांसिस वर्नियर की पुस्तक का नाम बताएं, और वो पुस्तक है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। याद करना, पढ़ना और अप्लाई करना बिल्कुल याद रखिएगा। और आज की टेस्ट सीरीज का हम लोग अंतिम प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िएगा। ब्रिटिश रूढ़िवादी नेता जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। जेम्स आउट्रम, टी.आर. होम्स, बेंजामिन डिज़रायली और विनायक दामोदर सावरकर। और आपको जवाब पता है, मुझे बहुत एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जवाब है इसमें बेंजामिन डिज़रायली, जो इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी आपको पता है कि वो विनायक दामोदर सावरकर इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आप लोग आज, एक मिनट, बहुत धैर्य के साथ बैठना और चीज़ों को नोट करना, अप्लाई करना, चीज़ों को दिमाग में रखना, कन्फ्यूजन्स को दूर करना। फिलहाल मेरा यही उद्देश्य है। अधिक से अधिक, कम से कम प्रश्नों में अधिक से अधिक प्रश्न मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आज भी लगभग मैंने आपको 65 से 70 प्रश्न डिस्कस किए हैं। फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज़ को मुझे समाप्त करने की इजाज़त दें। जल्दी ही हम लोग अगला टेस्ट पेपर लेके उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।